नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल के कार्यकाल व उनके महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार से व ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है कि आपने इस टॉपिक को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन कई बार पढ़ना व एक बार पढ़ने से कई सारी चीज़ों का याद हो जाना, दोनों में फ़र्क होते हैं। तो इसी क्रम में मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। और अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। इसे 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और वर्ष 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, हेस्टिंग को याद करने के लिए अरेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब अरेस्ट टाइप का। हेस्टिंग, अरेस्ट, दोनों शब्द आपको मैच करते हुए मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कोई भीड़ है ना, हंगामा कर रही है, तो उनको अरेस्ट करने आ रहे हैं पुलिस। तो जाहिर सी बात है, अगर अरेस्ट करने आएंगे तो जो वहाँ के लोग हैं वो तितर बितर हो जाएंगे, है ना। तितर बितर हो जाना मतलब भाग जाना। तो अरेस्ट करने आ रहे हैं तो तितर बितर हो जाएंगे। तितर फॉर 73 और बितर फॉर 72। तो 72 में से बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता में इसने फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना भी इसी ने की। इस कारण से जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है, तो वह होगा वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि न्याय के लिए इसने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और इसके अलावा दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना भी इसने की थी। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में आपको शब्द मिल जाएगा न्याय। इसके अलावा दीवानी व फौजदारी न्यायालय में भी आपको न्याय शब्द मिल जाएगा। तो न्याय मिला है। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग में ऐसा मानिए कि वरी कर दिया गया जिसको अरेस्ट किया गया था, है ना। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति था जिसने अपराध नहीं किया था, फिर भी उसको जबरदस्ती पुलिस पकड़ कर ले गई और उसको कोर्ट में ले जाया गया। तो अपराध नहीं किया था उसने, तो जाहिर सी बात है वो वरी हो जाएगा, है ना। तो वरी हो गया मतलब उसको न्याय मिला है। अपराध नहीं किया था तो उसको न्याय मिला है, उसको वरी कर दिया गया। तो न्याय से हो जाएगा न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और दीवानी और फौजदारी न्यायालय। और वरी कर दिया गया, वरी फॉर वॉरेन हेस्टिंग, वरी वॉरेन। तो याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, वह दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना भी की थी। इसी कारण से जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसको भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पिट्स, यानी पिटाई टाइप का। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान गलती करता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? पहले वार्न करते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, करोगे तो पिटाई होगी, है ना। तो वार्न करते हैं, तो वार्न से वॉरेन हो जाएगा। और फिर भी बच्चा नहीं मानता तो उसकी पिटाई हो जाती है, पिटाई फॉर पिट्स इंडिया। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था। उसके बाद कलकत्ता में प्रथम मदरसा की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पर मदरसा में आपको शब्द मिल जाएगा मदरसा, यानी माँ जैसा। मदर मतलब माँ होती है, तो माँ जैसे। तो जाहिर सी बात है कि माँ कोई भी अगर समस्या आने वाली है या फिर कोई भी गलती करता है बच्चा, तो माँ क्या करती है? वार्न करती है कि ये सही नहीं है। और फिर भी बच्चा नहीं मानता, तो जाहिर सी बात है उसको सही करने के लिए या फिर अच्छा बनाने के लिए माँ पिटाई करती है। तो पिटाई से पिट्स इंडिया हो गया था। तो मदरसा होता है, ऐसा माने कि मदरसा, मदर क्या करती है? वार्न करती है बच्चों को कि ये गलत है और ये सही है। तो वार्न से वॉरेन हेस्टिंग। तो कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। या फिर हेस्टिंग में आपको स्टिंग मिल जाएगा। स्टिंग आपको पता है एक पेय पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ का रस होगा, रस से मदरसा, क्योंकि मदरसा में मद के बाद रस शब्द मिल जाएगा। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को भी समाप्त किया गया था। 1775 से 1782 का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था, जिसको सालवाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी, उसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था।
इसके अलावा 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, जिसको मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एकमात्र गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग जिस पर महाभियोग चलाया गया था। जब ये इंग्लैंड गया था तो इस पर महाभियोग चलाया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। बाद में हालांकि इसको बरी कर दिया गया था, लेकिन ये एकमात्र गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग जिस पर महाभियोग चलाया गया। यहाँ पर एक शब्द आया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के बीच में हुआ, जिसको मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त किया गया। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न गया होगा कि आंग्ल मतलब क्या होते हैं। तो जो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि आंग्ल जहां भी लिखा हो तो आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कोई भी युद्ध अगर अंग्रेज कर रहे हैं तो वहां पर या तो अंग्रेज लिखा होगा या फिर आंग्ल लिखा होगा। तो आंग्ल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंग्ल मतलब अंग्रेज होगा। और यहाँ पर मैंने आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बताया, तो याद रखिएगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, जिस समय लॉर्ड वेरलस्ट जो था वो मद्रास प्रशासन काल में प्रशासक था। फिर मद्रास की संधि हुई 1769 में, जिसके अंतर्गत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में यह याद रखना है कि यह कलेक्टरों की नियुक्ति करने वाला पहला गवर्नर जनरल था। और सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो वॉरेन हेस्टिंग से भी है और वेलेजली से भी है। तो ऑप्शन में अगर दोनों रहते हैं तो आपको टिक करना है वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन अगर ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग नहीं है तब आपको टिक करना है वेलेजली। कैसे याद रखेंगे? सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति, तो ऐसा माने कि घेर कर कोई भी नीति बना रहे हैं कि घेर कर पकड़ेंगे, है ना। तो आपको पता है कोई भी अपराधी भागता है तो पुलिस क्या करती है? उसको घेर कर, चारों तरफ से घेर कर अरेस्ट करती है। अरेस्ट से हेस्टिंग याद रखना है, और अरेस्ट करती है मतलब जेल में डालती है, जेल से वेलेजली, है ना। घेरे के अंदर रखती है, चार दीवारी के अंदर, तो जेल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग से भी और वेलेजली से भी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग के समय रोहिल्या युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध का कारण क्या था? तो मराठों से बचाने के लिए शुजाउद्दौला को रोहिल्या के जो सरदार थे उन्होंने 40 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में इस वादे को पूरा नहीं किया था, जिस कारण से रोहिल्या का युद्ध हुआ था। तो रोहिल्या का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो रोहिल्या सरदार अवध का नवाब जो कि उस समय था शुजाउद्दौला और अंग्रेज यानी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अंग्रेज जो थे ये किसकी मदद कर रहे थे? ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मदद कर रहे थे। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? तो रोहिल्यों की हार हुई थी और रुहेलखंड जो क्षेत्र था उसको अवध में मिला लिया गया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा, और अंग्रेजों को धन का लाभ हुआ था, है ना। तो अंग्रेजों ने मदद की थी अवध के नवाब की, तो उनको धन मिला था। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो वॉरेन हेस्टिंग था वो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो यही घटना थी जिसके कारण जो वॉरेन हेस्टिंग है उस पर महाभियोग चलाया गया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने किसकी मदद की थी? अवध के नवाब की मदद की थी। तो इस घटना से इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग की, और बाद में वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा किसने दायर किया था? तो वह दायर किया था बर्क ने। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो है जॉन मैकफर्सन, जो कि एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, और इनका कार्यकाल था 1785 से 1786 के बीच में। इन्होंने प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखी थी और कोई बड़ा सुधार नहीं किया था। मतलब जो प्रशासन जैसे चल रहा था उसको उन्होंने चलने दिया था, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की थी। कैसे याद रखेंगे? मैकफर्सन में मैं के बाद आपको शब्द मिल जाएगा का और फा, सा को हटा दें तो ना शब्द मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? कफन। तो कफन जाहिर सी बात है किसी को उड़ा दिया गया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। और बोलते हैं जो बुरे लोग होते हैं वो कफन उड़ाने के बाद मतलब मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो आत्मा है भटकती रहती है, मतलब वो पिशाच बन जाते हैं। तो कफन उड़ाने के बाद पिशाच बने, पिशाच से 85 यानी 1785। तो याद रखिएगा जॉन मैकफर्सन का जो शासनकाल है वो 1785 से शुरू होता है।
बाकी इनके संबंधित कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि याद करने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले गवर्नर जनरल की, जो कि हैं कॉर्नवालिस, और इनका जो कार्यकाल है वो 1786 से 1793 के बीच है। अब कॉर्नवालिस को याद करने के लिए कर लेते हैं कान, वॉलिस को पुलिस, है ना। पांच शब्द जोड़ दें तो लिस लिखा हुआ है, तो कान किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा है। तो जाहिर सी बात है कान पकड़ा है तो इंसान क्या कोशिश करेगा कि सामने वाला अपने हाथ से छोड़ दे, है ना। हाथ से कान को छोड़ दे, क्योंकि कान पकड़ेगा तो मरोड़ेगा, कोई गलती किया तब कान पकड़ा है, तो हाथ से छोड़ेगा, ऐसी रिक्वेस्ट करेगा कि कान छोड़ दो। तो हाथ फॉर 8 और छोड़ने से 6, 8 और 6 मतलब 1786। तो कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है वो 1786 से 1793 के बीच है। अब इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने सिविल सेवा व पुलिस व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था, जिस कारण से भारत में सिविल सेवाओं और पुलिस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है कॉर्नवालिस को। कैसे याद रखेंगे? सिविल सेवा और पुलिस की बात हो रही है, कुल मिलाकर पुलिस विभाग से संबंधित बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस, वा को पा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पुलिस, है ना, पुलिस शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर वलिस में पुलिस शब्द खुद ही मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है भारत में? कॉर्नवालिस को। जबकि न्यायिक सेवा का जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। इसके अलावा कॉर्नवालिस के शासनकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, जो कि श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, उसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में, जो कि मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था और मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ, जो कि श्री रंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं आपको कोई भी युद्ध याद नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि युद्ध की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको युद्ध और महत्वपूर्ण संधियाँ ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। इसके बाद अगर बात करें कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में और क्या हुआ था, तो वर्ष 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अब ऐसा माने कि बंदोबस्त में आपको शब्द मिल जाएगा बंद, स्थायी रूप से बंद किया है। तो जाहिर सी बात है कौन बंद करेगा? पुलिस, है ना। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है उसने स्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो आपको याद हो जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? पुलिस यानी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है इसको स्तंभदारी, जरीरदारी, मालगुजारी और बोसबेदारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अन्य नाम है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसी कोड के माध्यम से राजस्व प्रशासन और सिविल प्रशासन को पृथक किया था। मतलब कि जो कॉर्नवालिस कोड था इन्होंने लागू किया था और कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से ही इन्होंने राजस्व प्रशासन और सिविल प्रशासन को अलग किया था। मतलब कि दीवानी जज और कलेक्टर के पद को अलग किया था और जिले की जो समस्त शक्ति थी वो कलेक्टर के हाथों में केंद्रित की थी। और याद रखिएगा कि यह एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है और उस समाधि को बोला जाता है लॉर्ड साहब का मकबरा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को। इनकी समाधि बनाई गई है गाजीपुर भारत में, जिसको लॉर्ड साहब के मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो कॉर्नवालिस के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वह हैं जॉन सोर, जिनका कार्यकाल 1793 से 1798 के बीच है। 1793 में चार्टर अधिनियम जो था ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था और इनके कार्यकाल के समय 1795 में निजाम व मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। और याद रखिएगा कि जॉन सोर जो थे इन्होंने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी और अपेक्षाकृत शांत प्रशासन किया था। मतलब कि जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी उनमें कोई भी बदलाव इन्होंने नहीं किया था, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था, केवल शांति से इन्होंने प्रशासन किया था। तो इनके संबंध में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इनका कार्यकाल और दूसरा खुर्दा का युद्ध कि इनके शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए जॉन सोर की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए
कि दो स्थान हैं, एक स्थान चिकना है और दूसरा स्थान खुरदुरा है। वहाँ पर आप कोई भी चीज़ रगड़ते हैं तो जो चिकना वाला स्थान होगा वहाँ पर शोर नहीं होगा, लेकिन जो खुरदुरा स्थान है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर होगा। तो शोर कहाँ होगा? जो खुरदुरा स्थान है। खुरदुरा फॉर खुर्दा का युद्ध है। तो खुर्दा का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? जॉन शोर के शासनकाल में। अब यहाँ पर 93 में आपको शब्द मिल जाएगा नौटी। याद करने के लिए कर लेते हैं नौटी। नौटी यानी 9 और 3। तो आपको पता है जो बच्चे शोर करते हैं तो बोलते हैं ना बहुत ही नौटी बच्चा है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। तो नौटी बच्चा है, शोर करता है। नौटी से हो जाएगा 9 और 3 और शोर से जॉन शोर। तो याद रखिएगा कि जॉन शोर का शासनकाल 1793 से 1798 के बीच था। इसके बाद बंगाल के अगले गवर्नर जनरल हैं वेलेजली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 के बीच था। आपको पता ही है जो वेलेजली हैं इनको बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का शेर किसे कहते हैं तो वेलेजली को कहते हैं। वेलेजली के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य याद रखने हैं, जैसे कि सहायक संधि की नीति। तो वेलेजली की सहायक संधि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, जो कि 1798 में प्रारंभ हुई थी और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में जो वेलेजली की सहायक संधि थी उसको स्वीकार किया था। अगर आपको और भी नाम याद रखने हैं कि और किसने सहायक संधि स्वीकार की थी तो मैं आपको बता देता हूं कि हैदराबाद ने एक बार 1798 में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी और फिर 1800 में भी वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में, बरार के भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में और क्रमशः जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर ने भी वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आप चाहें तो वीडियो को रोककर इन चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा कि हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सहायक संधि। सहायक मतलब सहायता की बात हो रही है। वेलेजली में आपको शब्द मिल जाएगा बिल्ली जली, यानी बिल्ली जो है वो जल रही है। तो कोई भी जलेगा तो जाहिर सी बात है सहायता मांगेगा कि बचा लो, है ना। सहायता मांग रहा है कि बचा लो, तो बिल्ली जल रही है तो लोगों से सहायता मांग रही है कि बचा लो, तो सहायता से सहायक संधि हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि सहायक संधि का संबंध किससे है? वेलेजली से है। इनके कार्यकाल को कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वेलेजली मतलब बोल रहे हैं कि जला है तो बोला नहीं, जला नहीं हूँ, वेल हूँ, अच्छा हूँ, है ना। वेल है, जला नहीं है तो बोलेगा नहीं जला हूँ, वेल हूँ, ठीक हूँ, मेरी कंडीशन अच्छी है। तो नहीं जला हूँ मतलब नॉट, नॉट में 9 और 8, 9 8 मतलब 98। तो याद रखिएगा कि वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 के बीच है। इसके अलावा लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में, जो कि मद्रास संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जो कि मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के कार्यकाल में 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके अलावा द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, और इसमें सिंधिया, भोसले और होलकर की हार हुई थी। और वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था 1799 में। कैसे याद रखेंगे? प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस मतलब ऐसा माने कि कपड़े में जो प्रेस करते हैं उस प्रेस की बात हो रही है। तो उस प्रेस पर वेलेजली ने प्रतिबंध क्यों लगाया? तो ऐसा मानिए कि कोई भी कपड़ा उसमें प्रेस कर रहे थे, है ना। मान लीजिए वेलेजली का कपड़ा है, गवर्नर जनरल का कपड़ा है, उसमें सभी प्रेस कर रहे थे सभी कपड़े में। तो किसी भी कपड़े में जब प्रेस करते थे तो वो कपड़ा क्या था? जल जाता था, है ना। प्रेस खराब था तो कपड़ा जल जाता था। तो इस कारण से वेलेजली जो था वो गुस्से में आकर प्रेस में प्रतिबंध लगा दिया था कि अब प्रेस करना ही नहीं है, प्रेस कहीं मिलेगा नहीं तो प्रेस करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो कपड़ा जलेगा नहीं, तो जलने से हो जाएगा वेलेजली। तो याद रखिएगा कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वेलेजली ने लगाया था। इसके अलावा 8 अगस्त 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फोर्ट विलियम, विली शब्द मिल जाएगा, विली से वेलेजली याद रखना है, ठीक है, विली वेलेजली।
तो याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, सहायक संधि की नीति, दूसरा, प्रेस पर प्रतिबंध, और तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल आते हैं वो हैं कॉर्नवालिस। यह इनका दूसरा कार्यकाल था 1805 में, और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उनके कार्यकाल के समय हो जाती है, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस की, जो कि दूसरे कार्यकाल में आते हैं 1805 में, और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो, जिनका कार्यकाल 1805 से 1807 के बीच होता है। और इनके कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो है वेल्लोर विद्रोह, जो होती है 1806 में। कैसे याद रखेंगे? जॉर्ज बर्लो लिखा हुआ है, और बर्लो में आपको शब्द मिल जाएगा बल। तो बल जो है किसी के पंच से पता चलते हैं ना, पंच मारेगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना बल है। तो पंच से 5। तो जॉर्ज बार्लो जो हैं वो 1805 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। और बार्लो से आपको वेल्लोर भी याद हो जाएगा। बार्लो वेल्लोर दोनों मैच करता है। तो याद रखिएगा कि जॉर्ज बार्लो के समय वेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो है मिंटो प्रथम, और इनका कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच में है। याद रखिएगा कि इनके समय रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी अप्रैल 1809 में, और इसके माध्यम से सतलज नदी को सिखों और अंग्रेजों के क्षेत्रों के बीच एक स्थायी सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। कैसे याद रखेंगे? मिंटो को याद करने के लिए कर लेते हैं मीटो, यानी मीट, मीट की बात हो रही है। और सेवन को याद करने के लिए सावन कर लेते हैं। सेवन मतलब 7, तो 7 को सावन कर लेते हैं। तो ऐसा मानिए कि सावन जो होता है वो पवित्र महीना है, इस कारण से सावन में मीट नहीं खाते हैं लोग, है ना। जो भी खाते हैं लेकिन सावन में नहीं खाते हैं क्योंकि पवित्र महीना है। तो सावन से सेवन, और मीट से मिंटो प्रथम। और मीट से आपको मृत भी याद हो जाएगा। मीट, जाहिर सी बात है, मीट अगर किसी का खा रहे हैं तो उसको मारा गया होगा, मृत किया गया होगा। तो मृत से अमृतसर की संधि। तो याद रखिएगा कि मिंटो प्रथम जो थे इनका कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच में था, और अमृतसर की जो संधि हुई थी वो इनके कार्यकाल के समय ही हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है। इसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में था। इससे पहले हम लोगों ने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को देखा था, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो वो वॉरेन हेस्टिंग थे और ये हेस्टिंग हैं, दोनों अलग अलग हैं। कैसे याद रखेंगे इनके कार्यकाल को? तो हेस्टिंग को कर लेते हैं हेटिंग, मतलब हेट करने की बात हुई है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई हेट करता है और आप उसके घर पर गए हैं या फिर उससे मिले हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको देखकर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएगा, है ना। हेट करता है तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएगा, टेढ़ा से तेरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हेस्टिंग जो थे उनका कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में था। इसके अलावा हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था वर्ष 1817 से 1819 के बीच में। तो तृतीय मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो पहला मराठा युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ था और सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो हुआ था 1803 से 1805 के बीच, जिसमें सिंधिया, भोसले और होलकर की हार हुई थी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो वर्ष 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। इसके अलावा आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वर्ष 1814 से 1816 के बीच में, जो कि सुगौली की संधि द्वारा 1816 में समाप्त हुआ था। तो सुगौली को याद करने के लिए सुलगना कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है आपसे अगर कोई हेट करता है तो आपको देखेगा तो सुलग जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो सुलगने से हो जाएगा सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग ने मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा 1814 में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में हेस्टिंग के कार्यकाल के समय। तो हिंदू कॉलेज अगर याद करें तो ऐसा मानिए कि एक धर्म से संबंधित कॉलेज की स्थापना अगर की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे धर्म के लोग हेट करेंगे कि एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरे धर्म का विरोध किया जा रहा है, तो हेट करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, हेट फॉर हेस्टिंग, यानी हेस्टिंग के कार्यकाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा की गई थी।
और इसके अलावा पिंडारियों के साथ संघर्ष हुआ था 1817 और 1818 में, और भारत में पिंडारी समुदाय का पूर्ण दमन किया गया था। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा वर्ष 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में की गई थी हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो इनको भी याद रख लेते हैं। रैयतवाड़ी में आपको रायता शब्द मिल जाएगा, तो ऐसा माने जो आपसे हेट करते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में रायता फैला सकें, तो रायता से रैयतवाड़ी। और यहाँ पर महालवाड़ी को याद करने के लिए ऐसा समझिए, महाल में आपको शब्द मिल जाएगा माहौल बिगाड़ी, महालवाड़ी माहौल बिगाड़ी। तो हेट कर रहे हैं तो आपके घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था जो है हेस्टिंग के कार्यकाल से संबंधित है। तो हेस्टिंग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हैं एमहर्ट, जिनका कार्यकाल 1823 से 1828 के बीच में है। कैसे याद रखेंगे? हर्ट को हार्ट कर लेते हैं, हार्ट का शेप। तो यहाँ पर देखिए दोस्ती शब्द मिल जाएगा आपको 23 में, 2 और 3, 2 3 को साथ में पढ़ेंगे दोस्ती टाइप का हो जाएगा। तो दोस्ती जो है दिल का रिश्ता है, हार्ट का रिश्ता है, तो हार्ट से हो जाएगा एमहर्ट। तो याद रखिएगा कि एमहर्ट का शासनकाल 1823 से 1828 के बीच में है। और एमहर्ट के शासनकाल में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? एमहर्ट और संस्कृत कॉलेज, संस्कृत में आपको शब्द मिल जाएगा सांस। सांस का संबंध किससे है? हार्ट से है ना, धड़कन से है, हार्ट से है, तो हार्ट से एमहर्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि प्रथम वर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच में, वो भी एमहर्ट के शासनकाल में हुआ था, जो कि यानडाबू की संधि से, जो कि 1826 में हुई थी, समाप्त हुआ था। तो यानडाबू से आपको दाबू शब्द मिल जाएगा। तो ऐसा माने किसी को हार्ट अटैक आया है तो जाहिर सी बात है उसको क्या करते हैं, उसके हार्ट का जो स्थान होता है उसको दाबते हैं। तो दाबने से क्या हो जाएगा? यानडाबू, और हार्ट से एमहर्ट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एमहर्ट के शासनकाल में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, और प्रथम वर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के बीच में, जो कि यानडाबू की संधि से समाप्त हुआ था। तो एमहर्ट के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगले हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि हैं विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से 1833 के बीच में होता है, और फिर 1833 में एक चार्टर्ड एक्ट आता है जिसमें इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे, तो 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं, और फिर 1833 में जब चार्टर्ड एक्ट आता है तो इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक, याद करने के लिए ऐसा कर लेते हैं यम और बैटिंग। यम जो है बैटिंग कर रहा है, क्रिकेट में बैटिंग कर रहा है, तो यम के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो अगर जोर से मारेगा, है ना, यम जो है जोर से मारेगा तो बैट जो है टूट जाएगा। तो टूटने में 2 और 8 शब्द मिल जाएगा, अर्थात 28, यानी 1828। तो विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835 के बीच में है। 1833 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, ठगी प्रथा का भी अंत किया था 1830 में, और बालिका शिशु वध पर रोक लगाई थी। और इन्हें भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक कहते हैं, क्योंकि मैकाले माइन्यूट जो था उसके अनुदेश के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत 1835 में की गई थी विलियम बेंटिक के शासनकाल में, जिस कारण से इनको भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक कहते हैं। तो तीनों चीज़ों को कैसे याद रखेंगे? सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, और बालिका शिशु वध पर रोक। तो सती कौन होती थी? बालिका होती थी, है ना, महिलाएं होती थी, तो किसी न किसी की वो बालिका होती थी, किसी न किसी की बेटी होती थी। बालिका मतलब बेटी, तो सती होती थी बेटी, बेटी फॉर बेंटिक। तो बेटी से आपको याद हो जाएगा सती प्रथा का अंत, और बालिका शिशु वध पर रोक, क्योंकि बालिका मतलब बेटी, तो बेटी से बेंटिक। अब ठगी प्रथा को कैसे याद रखेंगे? बेंटिक से संबंधित है। तो ऐसा मानिए कि आज के समय में ठगी कैसी होती है? बेट लगाकर, है ना। लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बेट वाले ऐप्स हैं, हालांकि अब बंद हो गए हैं, लेकिन बेट लगाकर क्या करते हैं, लोगों के पैसे ठग लेते हैं। तो बेट लगाकर ठगते हैं। तो ठगी प्रथा का अंत 1830 में विलियम बेंटिक के समय हुआ था। और कुछ और महत्वपूर्ण कार्य थे, उनको देख लेते हैं। जैसे मैसूर के राजा का राज्योचित व क्षेत्रों में कब्जा 1831 में किया गया था विलियम बेंटिक के समय। राज्योचित मतलब
कुप्रशासन का आरोप लगाकर उनको हटा दिया गया था 1831 में। तो ये आपको याद रखना है। बाद में 50 साल बाद फिर से वडेयर साम्राज्य के जो भी वहाँ पे उनके शासक थे उनको दे दिया गया था, लेकिन पहले उनको राज्योचित मतलब कुप्रशासन का आरोप लगाकर हटा दिया गया था। उसके अलावा जैतिया और काचर पर कब्जा किया गया था 1832 में, कुर्ग पर कब्जा किया गया था 1834 में और आगरा प्रांत का गठन किया गया था 1834 में। तो ये सभी के सभी चीज़ें विलियम बेंटिक के समय हुई थी, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको देखा। अब जो अगली वीडियो होगी वो होगी भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।